दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं 2021 में, और 2021 और 22 में जो दोनों हुए थे, उसी में आज जो प्रीवियस ईयर श्रृंखला का जो क्वेश्चन पेपर का सेट है उसमें से आज हम बात करने वाले हैं। जो एग्ज़ाम हुआ था कब, 20 दिसंबर 2021 को। इससे पहले हमने 16 दिसंबर 2021 के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसके डिस्कशन कर चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में है और उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो महत्वपूर्ण चाइल्ड डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन है उसके बारे में। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से होता है। मैं आपको बता दूं कि जो विकास होता है वो एक आयामी नहीं होता है, ये क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टीपल डायमेंशन। और जो ऊपर से नीचे होता है इसी से कहते हैं सेफेलोकॉर्डल। ये जो सर होता है, सर से लेके पैर की ओर क्या होता है, विकास होता है। अप्रॉक्सीमेट डिस्टल क्या होता है, इसमें शरीर के जो है केंद्र से बाहर की ओर इसका विकास होता है। अनुवांशिकता और संपोषण, जो नेचर नर्चर होता है उसका प्रोडक्ट होता है, ये भी सही है। और यह एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य से विकास होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। शीर्षगामी विकास सिद्धांत किस क्षेत्र पर लागू होता है। शीर्षगामी कहते हैं सेफेलोकॉर्डल, जो सर से लेके पैर की ओर होता है। तो ये क्या होता है, वैसे ये क्या होता है, गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। इसमें क्या होता है, ये गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक फाइन होता है और एक ग्रॉस। जो फाइन मोटर जैसे लिखना पढ़ना लिखना हो गया, जो उंगलियों से होता है वो फाइन मोटर से, जो दौड़ना भागना रनिंग करना ये सब क्या हो जाता है, ग्रॉस में आ जाता है। फिजिकल जो फिजिकल वगैरह होता है ये सब किस में आता है, ग्रॉस में आ जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है। जन्म से पूर्व, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था, युवा अवस्था। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था होती है प्रारंभिक अवस्था, जो 2 से लेके कितने वर्ष होती है, 5 वर्ष होती है। आगे हम देखते हैं। परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है। इसे कहते हैं प्रारंभिक समाजीकरण। क्या कहा जाता है, प्रारंभिक समाजीकरण, जिसमें क्या करते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं, आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल में विकसित करते हैं, ये क्या होता है, प्रारंभिक समाजीकरण। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है, पूर्व पारंपरिक चरण पर, पारंपरिक चरण पर, उत्तर पारंपरिक चरण पर या दूरस्थ पारंपरिक चरण पर। तो ये होता है पारंपरिक चरण पर। इसका सही आंसर होगा 2, पारंपरिक चरण पर। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहा जाता है। जब हम नई सूचनाओं को अपने पुरानी सूचनाओं में ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, समायोजन कहा जाता है, एसिमिलेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तो यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें वस्तु स्थायित्व होता है। इसमें क्या होता है, वस्तु स्थायित्व की बात आती है। और जो संवेदी होती है ये तो 0 से 2 वर्ष के बीच होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये जब वो क्या होता है, फॉर्मल जब होता है, जब ये काफ़ी बच्चे एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं तब ये शुरू होती है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है उसके गुण हैं कि वो समझने लगती है शब्दों को, वस्तुओं के प्रतीक समझने लगती है, तर्क करने लगती है, परंतु जो प्रत्यय होते हैं उसके संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। ये क्या हो जाता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोनल डेवलपमेंट
जोनल डेवलपमेंट जो होता है, ZDP ये किसने दिया था? लेव वागोत्स्की ने दिया था। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है ये, ZDP, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कौन सा कथन लेव वागोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्दर्शन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, अधिगम एक उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। तो लेव वागोत्स्की किसके बारे में बात करते हैं? सामाजिक प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। निरंतर नहीं किया जा सकता है प्रतियोगिताओं का आयोजन। मौखिक दंड देना, यह भी गलत है। एक रूपी मानकीकृत, यह भी गलत है। केवल अधिगम का स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर किसके पर बल देना? अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बंडूरा का सामाजिक सिद्धांत। तो किसकी बात करता है? विकास सिद्धांत। किसके बारे में? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के बारे में कौन बात करता है? पियाजे। तो इसका सही आंसर होगा क्या? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी उचित विधि नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये हो सकती है। कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था, ये गलत है। क्योंकि अगर हम पक्षपात के लिए कौन सी विधि अपना रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम उनको ये बता रहे हैं कि वो कक्षा में अलग बैठकर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देंगे। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर पारंपरिक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? नंबर 2, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाना। पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उसकी सहायता करती है, जहां वह लकड़ी के ब्लॉक को अपने पिता के द्वारा सिखाई गई विधि की सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिलता है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं को खासकर गणित के सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? पारो को कहना चाहिए कि उसे पढ़ने में क्षमता नहीं है। पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव के वेतन क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय को बाहर सीखे गए एक गणितीय अनुभव को समावेशन करना चाहिए। पारो घर पर सीखे गए, स्कूल से सीखे गए जो ज्ञान है उससे पृथक करने के लिए कहना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? ये होगा तीसरा नंबर, पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक करना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर जो सीखे गए गणितीय अनुभव हैं उसके साथ क्या करना चाहिए? समावेशन करना चाहिए। तो इसका क्या आंसर होगा? तीसरा नंबर होगा कि बाहर के ज्ञान से क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए। ध्वनि लय शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि का मूलक है? ये क्या होता है? भाषिक बुद्धि का। ये भाषिक बुद्धि किसके मल्टीपल जो इंटेलिजेंस है वो किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर दिया था, उससे ही यह संबंधित है। ये चारों बुद्धि हावर्ड गार्डनर ने दी है। अगला क्वेश्चन है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रयोजित एक शब्द वाले प्रश्न, मानक परीक्षण या मात्र स्मरण पर आधारित? मानक परीक्षण सभी के लिए नहीं सही होते हैं। मात्र स्मरण पर आधारित परीक्षा कभी नहीं सही होती है। स्मरण जो रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है। एक शब्द वाले प्रश्न ये भी जो क्या होते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग को ये बढ़ावा नहीं देते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। सहयोगी प्रयोजित कार्य जो होता है ये क्या होता है? आकलन विधि के लिए सबसे उपयोगी होगी। अगला क्वेश्चन है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उसकी सहायता करना। सही आंसर है अंकों और ग्रेड के माध्यम से, ये बिल्कुल गलत है। निरंतर अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षण लेना, ये गलत है। पेपर पेंसिल परीक्षण जरूरी नहीं है। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याह्वान की योग्यता का मापन करना, ये भी हो सकता है, लेकिन समय समय पर स्मरण के लिए नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार लक्ष्य, आत्मपराजित लक्ष्य। तो इसके लिए प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है। इसका आंसर होगा पहला, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, इसको हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? विभेदन, भेदभाव करना, मानकीकृत अनुदेशन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना और पृथक्करण और नामांकित करना। तो समावेशन का अर्थ है कि नई एक दूसरे को क्या मिला देना, नई जो हमारा क्या है पहला ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को मिला देना क्या होता है? समावेशन होता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि विभेदन करना गलत है, मिलाना अलग, ये अलग कर रहा है, इसे मिलाने की बात हो रही। मानकीकृत अनुदेशन ये भी गलत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, जो एक इंसान है वो अलग अलग जो लोग हैं उनकी क्या होती है विभिन्नताओं को क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। तो ये क्या क्या कर रहा है? सबको समावेश कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमित स्कूल में जाना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों को जूझने की क्षमता विकसित हो। इसका घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने बिल्कुल नहीं, उसको अगर वो आ रहा है तो क्या करना है? उसको वहीं पे सभी बच्चों के साथ शिक्षा देनी चाहिए, एक अलग संस्थान की जरूरत नहीं है। समावेशी प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमित स्कूल में जाना चाहिए। यहाँ पर समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो इसका आंसर सही होगा कि यही होगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा, समावेशी प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमित स्कूल में जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली में सृजनात्मकता में सहायक होती है? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना बिल्कुल सही है, विचार मंथन पर बल देना बिल्कुल सही है, असहमति के प्रति सहनशीलता और अभिसारी चिंतन पर बल देना। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग को बल देना नहीं दिया जाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बल दिया जाता है। इसके अलावा जो तीन ऑप्शन है तीनों क्या है? सही है। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, एक स्वैर चिंतन आत्ममोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के लिए अनुरूप नहीं है? ये आत्मविमोह क्या होता है? ऑटिज्म एक बीमारी होती है, बच्चों की डिसऑर्डर होता है जिसमें वह खुद के बारे में सोचता रहता है, वो अकेला रहना महसूस करता है, अकेले रहने के लिए सोचता है। इसके लिए क्या है? समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। सामूहिक कार्य के लिए दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, सामूहिक कार्य में इसको क्या करना? भागीदारी देना, ये सही है। बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण के युग्म कार्य में अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेज देना, और जो इसका है एक सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। ये तो कुछ सही है, ये ट्यूटर की मदद लेना थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अलग है बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेज देना। कोई भी बच्चा डिसऑर्डर से अगर वो है तो उसको उसी स्कूल में पढ़ने के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोग किया जाता है, उससे ये नहीं किया जाता है कि उसे किसी और दूसरे स्कूल में भेज दिया जाए। तो इसका सही आंसर होगा क्या? बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना उसके अनुरूप नहीं है। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों को छात्रों में पाठ्यपुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उसमें अपनी आवाज़ को उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह कार्य की योग्यता विकसित करनी चाहिए। इसका कथन का कारण क्या है? कि अधिगम का स्वरूप क्रियाशाली एवं सामाजिक है। इसमें जो कहा गया कि विद्यालयों को छात्रों में पाठ्यपुस्तकों को याद करके उसे पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर अपनी आवाज़ को उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के वाद विवाद करने और सामूहिक कार्य की योग्यता को विकसित करना चाहिए। क्या है? कथन है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, और इसका जो कारण है वो है अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है, यही हमारा सही आंसर होगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं,
एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड कहलाता है, अग्रगति आयोजक कहलाता है, स्मृति सहायक कहलाता है, संकल्पना का मानचित्र कहलाता है। इसे कहा जाता है कॉन्सेप्ट मैप कहा जाता है। क्या सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए आलेखी साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? कॉन्सेप्ट मैप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी अपने परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता 90% से ऊपर अंक लाने के लिए घड़ी दिलवाने की वादा किया है। अगला इसका ऑप्शन है, रोमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसे घर पर माता पिता उसे टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर उसका नाम ऊपर ला सके अध्यापक की प्रशंसा कर पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि उसे नई जानकारी लेने में रुचि है। यहाँ पे किसकी बात है? रुचि की बात आ रही है, तो यही इसका सही आंसर होगा। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोतों से तलाश कर रहा है, मतलब ये डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है और रुचि इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा ऑप्शन होगा। अगला हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं करती है? चिंता का सामना करने में सहायता नहीं करती। छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियाँ सिखाना, बिल्कुल सही है। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, यह भी सही है। छात्रों को अपनी चिंता के अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, यह भी सही है। कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के एक दूसरे की तुलना करना, यहाँ पे तुलना छात्रों की तुलना नहीं की जा सकती, तो इसका गलत आंसर क्या होगा? यही होगा। तो सहायता नहीं देती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं। रचिता एक गणित अध्यापिका है, उसने अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों की सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटि वाले छात्रों से पृथक करना, इसका बिल्कुल गलत है। अधिक त्रुटि वाले छात्रों को दंड का स्वरूप अधिक प्रश्न देना, गलत है। त्रुटि सुधारने के लिए अभ्यास वाले प्रश्न देना, त्रुटि को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? त्रुटि को समझना क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा नंबर होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ये किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, बिल्कुल गलत है। स्मरण के लिए पढ़ना, गलत है। वेधन और अभ्यास के लिए पढ़ना, गलत है। संप्रत्यय समझ मतलब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बात करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम प्राप्त करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अन्वेषण द्वारा, पुनरावृत्ति, यत्न, अभ्यास, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशील में भाग लेते हैं। तो क्रियाशीलता में भाग लेते हैं, सही आंसर होगा यही इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना को बढ़ावा देने की एक विधि है। क्या है? यंत्रवत अधिगम, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम, अन्वेषित अधिगम और निर्देशात्मक अधिगम। क्या कर रहा है? स्वनिर्देशित होना चाहिए और स्वतंत्रता देनी चाहिए। इसे क्या कहा जाता है? यंत्रवत बिल्कुल गलत है और प्रतिस्पर्धा तो करनी नहीं चाहिए। निर्देश वो क्या कर रहा है? खुद से ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अन्वेषित, डिस्कवरी लर्निंग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हमने आज देख लिए जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे बाल विकास के। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लगभग 700 प्रश्न ऐसे हैं जो CDP जो 2021 में आए हैं प्रश्न, उसके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो आपको जो 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर आप वो प्रश्न देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। थैंक यू।